नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 2 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सीएट लिमिटेड ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हमारे ऑप्शन है ऋतिक रोशन, गोविंदा, आमिर खान, सनी देओल। इसका सही आंसर है आमिर खान को। आरपीजी एंटरप्राइजेज की टायर कंपनी सीएट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता आमिर खान को 2 वर्ष के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। एकीकृत विपणन अभियान के एक भाग के रूप में वह सीएट के सिक्योर ड्राइव को बढ़ावा देने के लिए दुबई में चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के दौरान 2 विज्ञापनों में बड़े पैमाने पर प्रीमियम टायरों की एक श्रृंखला की सुविधा देगा। सीएट 1995 से सीएट क्रिकेट रैंकिंग के साथ क्रिकेट से संबंधित है। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? हमारे ऑप्शन है 89वें, 90वें, 95वें, 99वें। इसका सही आंसर है 89वें स्थान पर। वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार 181 देशों के बीच भारत को 89वें स्थान पर रखा गया है। WRI को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है और इसकी गणना अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून और सशस्त्र संघर्ष द्वारा की जाती है। अति विषम आपदाओं से निपटने की अक्षमता, अनुकूली अक्षमताओं की कमी और अति विषम घटनाओं से निपटने की तैयारियों के मामले में भारत श्रीलंका, भूटान और मालदीव से पीछे है। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हॉटस्पॉट ओशिनिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, पश्चिम और मध्य अफ्रीका में है। यहाँ शीर्ष 2 देशों की सूची दी गई है। पहले नंबर पर है वनुआटू, दूसरे नंबर पर है टोंगा। भारत 89वें स्थान पर है और कतर 181वें स्थान पर है। वैश्विक जोखिम सूचकांक के विषय में, वैश्विक जोखिम सूचकांक भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्री सतह में वृद्धि जैसी आपदाओं के वैश्विक जोखिम के आंकलन के लिए एक सांख्यिकीय मॉडल है। WRI जर्मनी में स्टुटगार्ट विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा और वुडनिस एटविकलुंग इल्फट द्वारा जारी फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड मिग्रेशन पर विशेष ध्यान देने के साथ वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के निदेशक हैं सेन शिओमेंग। इसका मुख्यालय है जर्मनी में। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? उसने सवानी सहगल, शिवांगी सिंह, प्रीति बजाज, कविता शर्मा। इसका सही आंसर है शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया था। वह भारतीय वायुसेना में 10 भारतीय महिला फाइटर पायलटों में से एक है। 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को वायुसेना स्टेशन अंबाला में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल किया गया था। शिवांगी सिंह के विषय में, शिवांगी वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। शिवांगी सिंह महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच में शामिल थी, जिन्हें 2017 में कमीशन दिया गया था। IAF में शामिल होने के बाद उन्होंने MiG-21 वायुसेना विमान उड़ाया है और वर्तमान में वह प्रशिक्षण ले रही हैं और जल्द ही गोल्डन एरो में शामिल होंगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इसका आदर्श वाक्य है टच द स्काई विद ग्लोरी। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब बनाया गया है? 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 28 सितंबर को। विश्व रेबीज दिवस प्रति वर्ष 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मनुष्य और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए, बीमारी की रोकथाम और रेबीज को नियंत्रित करने के प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। 2020 में 14वें WRD का विषय एंड रेबीज सहयोग और टीकाकरण है। इस वर्ष का विषय टीकाकरण और सहयोग पर केंद्रित है। यह दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पार्सर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था। ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज के कार्यकारी निदेशक हैं
लुइस नेल। इसकी स्थापना 2007 में की गई। इसका मुख्यालय है मैनहट्टन, कसास, अमेरिका में। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? प्रश्न है बांग्लादेश, ब्रिटेन, डेनमार्क, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डेनमार्क के साथ। भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने डेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय, उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के मंत्रालय डेनमार्क राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू का उद्देश्य अधिकारियों के बीच आईपी जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच आईपी सहयोग को बढ़ाना है। दोनों देश समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें कार्रवाई की गुंजाइश सहित सहयोग गतिविधियों को पूरा करने के लिए विस्तृत योजना शामिल होगी। समझौता ज्ञापन भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और दोनों देशों को विशेष रूप से अन्य देशों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में एक दूसरे के अनुभव से सीखने के अवसर प्रदान करेगा। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। इसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 74 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 84 वर्ष। इसका सही आंसर है 74 वर्ष की आयु में। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया का निधन 74 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के निदेशक और फिर की अध्यक्ष के रूप में कुल 15 वर्षों तक सेवा की और ICRIER को एक अग्रणीय वैश्विक थिंक टैंक बनाया। उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2009 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रहलाद सिंह पटेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव उभरता हुआ रमणीय स्थल के विषय के साथ आयोजित किया जाएगा, जो कि सेक्टर को गति देने पर पर्यटन स्थलों के मजबूत और आर्थिक आकर्षक बनाने की बात करता है। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के फेस्टिवल का उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट के पर्यटन स्थलों के साथ साथ देश की विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित कराना है और इसके माध्यम से पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट की जीवंत और विविध संस्कृति से परिचित होगा। 4 दिवसीय कार्यक्रम में राज्यों और क्षेत्र के पर्यटन स्थलों की ऑडियो विजुअल प्रस्तुति, राज्य के प्रसिद्ध और उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों के संदेश, प्रमुख स्थानीय उद्यमियों से परिचय कराया जाएगा और हस्तकला, पारंपरिक फैशन और स्थानीय उत्पादों की वर्चुअल प्रदर्शनी की सुविधा होगी। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक चैंग ट्रेक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा? RBI बैंक, PNB बैंक, SBI बैंक। इसका सही आंसर है RBI बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी 2021 से चैंग ट्रेक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा विकसित किया जाएगा और इसे प्रतिभागी बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकों को 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के लिए चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए प्रणाली को सक्षम करने की आवश्यकता होगी। खाताधारक के विवेक पर इस सुविधा का लाभ उठाते हुए बैंक 5 लाख और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। RBI ने उच्च मूल्य के चेक के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए सकारात्मक वेतन तंत्र की घोषणा की थी। इस तंत्र के तहत द्रव्य बैंक द्वारा चेक जारी करने के समय ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भुगतान के लिए चेक संसाधित किए जाएंगे। बैंकों को अपने ग्राहकों के बीच SMS अलर्ट, शाखाओं में प्रदर्शन, ATM के साथ साथ उनके वेबसाइट
और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने की सलाह दी जाती है। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इसका मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी ICRA ने भारत के FY21 जीडीपी में संकुचन के अपने पूर्व अनुमान को संशोधित करते हुए अपने पहले के 9.5% के आंकलन से कितने प्रतिशत कर दिया? प्रश्न है 11%, 12%, 15%, 17%। इसका सही आंसर है 11%। रेटिंग एजेंसी ICRA ने भारत के FY21 जीडीपी में संकुचन के अपने पूर्व अनुमान को संशोधित करते हुए अपने पहले के 9.5% के आकलन को 11% कर दिया है। संकुचन के पीछे का कारण भारत में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या है। इसके अतिरिक्त एजेंसी ने अपने वर्ष दर वर्ष के पूर्व अनुमानों को Q3 FY21 के लिए -5.4% से 2.3% और Q4 FY21 के लिए -2.5% से +1.3% तक संशोधित किया है। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? प्रश्न है 83 वर्ष, 87 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 83 वर्ष। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन 83 वर्ष की आयु में हो गया है। 1972 में अपने पहले चुनाव से शुरुआत के साथ 4 बार की कांग्रेस विधायक तैमूर ने 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक के लिए मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा जैसे विभागों का संचालन किया। 1988 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वह 2011 में अखिल भारतीय संयुक्त गणतांत्रिक मोर्चा में शामिल हुई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल करेक्ट स्टडी IQ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।